हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए BEO खंड शिक्षा अधिकारी के एग्जाम के लिए रिवीजन सीरीज लेके आई हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे BEO खंड शिक्षा अधिकारी के एग्जाम के लिए रिवीजन सीरीज चलाई जा रही थी। ये रिवीजन सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, हर टॉपिक के सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस कर रहे हैं, वो भी आपके एग्जाम के लेवल को ध्यान में रख के। क्योंकि आप सबको पता है कि हमें हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको पहले तो उसका सिलेबस का बहुत अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए कि आपको किस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से जब आप उनके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, सिलेबस का एनालिसिस करेंगे, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि किस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किससे कम क्वेश्चन है, किससे ज़्यादा क्वेश्चन है। इसी तरह से एनालिसिस करके मैंने आपके लिए रिवीजन सीरीज बनाई है, क्योंकि आप सबको पता है कि आपका BEO खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम जो इस टाइम पे पोस्टपोन हो चुका है। हमारे भारत में जो क्या कोरोना के कारण हालात बने, इस कारण सारे एग्जाम पोस्टपोन कर दिए गए। लेकिन आपको जो टाइम मिल रहा है, क्योंकि इस टाइम पे लॉकडाउन भी चल रहा है, आपको बाहर भी कहीं नहीं जाना, कोई दूसरे काम भी नहीं है, तो ये जो टाइम मिल रहा है, इस टाइम को आपको बहुत ही यूटिलाइज करना है अच्छे तरीके से। और उसमें क्या करना है, अपने सिलेबस का बार बार रिविजन करते रहना है। जब आप अपने सिलेबस का बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो एग्जाम टाइम में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। इसी के चक्कर से मैं आपको GS के आपके BEO एग्जाम के जितने भी GS के टॉपिक है उसकी रिवीजन सीरीज प्रोवाइड किया जा रही है। इससे पहले मैंने आपको साइंस की बायोलॉजी की रिवीजन सीरीज दी जा चुकी है, और अब हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसके अंदर अगर आपने प्राचीन भारत के बारे में, मध्यकालीन भारत के इतिहास तथा आधुनिक भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, प्राचीन का पूरा पढ़ चुके हैं। इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे आने वाले सारे वीडियो का आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक्चुअली आपने तैयारी तो कर ली, आपको सिर्फ उसको क्या करना है, फाइनल बूस्ट करना है। और जो टाइम मिला इस टाइम में रिविजन करते रहें, ताकि जो आपने पढ़ा है ऐसा ना उसको भूल जाए। इसीलिए आपको रिवीजन करता है ना, इसीलिए रिवीजन सीरीज चलाई जा रही। इस रिवीजन सीरीज में आपको सारे पॉइंट क्या करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट और सिर्फ शॉर्ट में समझाया जा रहा है, क्योंकि आपने थ्योरी वाइज तो पढ़ चुके हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ उसका रिवीजन करते रहना है, कि जिस टॉपिक से जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका बार बार रिवीजन करते रहना है। तो इसी में आज हम आपको आधुनिक भारत की पढ़ाएंगे, और ये आधुनिक भारत की लास्ट वीडियो सीरीज है। इससे पहले की जो सीरीज अगर आपने नहीं देखी तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से देख लीजिए। जैसे इसके पहले के सीरीज में आपने रॉलेट एक्ट के बारे में, जलियांवाला बाग हत्याकांड, कांग्रेस को मुंबई अधिवेशन हुआ, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जहाँ कांग्रेस दो गुटों में डिवाइड होगी, उसके पश्चात ये हुआ कांग्रेस का जो दोबारा समझौता हुआ 1916 में, इसमें कांग्रेस क्या वो फिर मिल गई। इन सब के महात्मा गांधी का आगमन, चंपारण सत्याग्रह हुआ, खेड़ा सत्याग्रह हुआ, तिनकटिया प्रथा का पतन हुआ, इन सब के बारे में आपने इसके पहले की वीडियो में देखा था। अब हम उसके बाद के पढ़ते हैं कि उसके बाद के क्या घटनाक्रम हुआ है। तो हम पढ़ते हैं 1923 के बाद से, इससे पहले 1922 तक आपने इसके पहले की वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं 1923 में क्या हुआ, स्वराज पार्टी का गठन हुआ। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ। तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ 1923 में, और किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने क्या किया, 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। और इसी के पश्चात क्या हुआ, 1924 में क्या होता है, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन होता है, और इस कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी ने। अगर आपसे कभी पूछता है कि कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने। यही एक अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता क्या महात्मा गांधी ने की थी। तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो महात्मा गांधी ने 1924 में होने वाले कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके पश्चात क्या होता है कि जैसे आप देख रहे हैं, कुछ टाइम पे क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, उन्होंने चौरी कांड से क्या हो गया, दुखी होकर महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया। अब जब आपका असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया तो भारत में क्या हो रहा था, क्रांतिकारी गतिविधियों का सूत्रपात प्रारंभ हो गया था, कि जैसे अलग अलग नेता, जैसे आपके चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहेड़ी, ये सब क्या मुख्य रूप से आएंगे जो क्रांतिकारी गतिविधियों का आरंभ हो रहा था। उसी में पहला आपका क्या होता है, HRA की स्थापना होती है। HRA मतलब क्या होता है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। HRA की स्थापना आपकी कहाँ होती है, कानपुर में होती है। और किसने की थी, तो सचिंद्र सन्याल ने 1924 में HRA की स्थापना की।
अगर आपसे पूछते हैं कि एचआरए की स्थापना किसने की, तो एचआरए की स्थापना की थी सचिंद्र सन्याल ने। और कहाँ पे की थी, तो कानपुर में की थी। और कब की थी, तो 1924 में की थी। अब जब एचआरए की स्थापना हो जाती है, इसी के पश्चात एचआरए के द्वारा या एचआरए के समस्त सदस्यों के द्वारा जो होता है आपका काकोरी कांड, जो आप अभी आगे पढ़ेंगे, काकोरी कांड गठित किया जाता है किसके द्वारा, एचआरए के सदस्यों के द्वारा। इसी के पश्चात जो क्या होता है, जब काकोरी कांड में इनको अभियुक्त बना के इनको फांसी की सजा और सचिन सन्याल को क्या होता है आजीवन कारावास की सजा मिल जाती है। तब क्या होता है 1928 ईस्वी में भगत सिंह क्या करते हैं, एचआरए का नाम बदल के एचएसआरए कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो आपसे अगर कभी पूछते हैं कि एचआरए का नाम परिवर्तित किसने किया था, तो किसने किया था, भगत सिंह। और भगत सिंह ने इसका नाम बदल के क्या रख दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और कब किया, तो 1928 में। तो इससे आपको एक दो पॉइंट याद रखने, पहला क्या है, एचआरए की स्थापना किसने की थी, तो एचआरए की स्थापना की थी सचिन सन्याल ने। और एचआरए का नाम किसने बदला था, तो एचआरए का नाम बदला था भगत सिंह ने। कब बदला, तो 1928 में। और सचिन सन्याल ने एचआरए की स्थापना कहाँ पे की थी, तो सचिन सन्याल ने एचआरए की स्थापना कानपुर में की थी। अब चलिए हम पढ़ते हैं काकोरी कांड के द्वारा। काकोरी कांड किसके द्वारा किया गया था, अगर पूछते तो किसके, एचआरए के सदस्यों के द्वारा। एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी क्या थे मुख्यतः स्थापना किसने की थी, सचिन सन्याल ने कानपुर में की थी। अब ये क्या करते हैं, इसके जो समस्त सदस्य इन्होंने एचआरए के द्वारा 1925 में काकोरी कांड किया गया। अब काकोरी कांड में क्या हुआ था कि एक एक्सप्रेस ट्रेन थी, कौन सा, उसका नाम था एट डाउन एक्सप्रेस। एक ट्रेन थी, क्या नाम था उस ट्रेन का नाम, एट डाउन एक्सप्रेस। जो ट्रेन थी जो क्या कर रही थी, सरकारी खजाना लेकर सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। अब जो ट्रेन थी सरकारी खजाना लेके क्या हो रहा था, सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। अब जब ये सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी तो क्या होता है, इसको रास्ते में काकोरी नामक स्थान आता है। और काकोरी नामक स्थान पे क्या होता है, एचआरए के समस्त सदस्यों ने उस खजाने को लूट लिया। और ये जो कांड घटित हुआ था इसको किस नाम से जानते हैं, काकोरी कांड के नाम से। किस नाम से जानते हैं, काकोरी कांड के नाम से। तो अगर आपसे कभी पूछते हैं काकोरी कांड कब घटित हुआ था, तो काकोरी कांड कब हुआ था, 1925 में। और किसके द्वारा हुआ था, तो एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा। इसमें सचिन सन्याल की क्या होती है, प्रमुख भूमिका थी। इसके अलावा राम प्रसाद बिस्मिल और जैसे आपके राजेंद्र लहेड़ी थे, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, ये सब क्या थे, इनकी प्रमुख भूमिका थी, क्योंकि ये सब क्या थे, एचआरए के सदस्य थे उस टाइम पे। तो आपसे पूछते हैं काकोरी कांड में क्या किया गया था, तो काकोरी कांड में एट डाउन एक्सप्रेस नामक ट्रेन जो सरकारी खजाना लेके जा रही थी उसको क्या किया गया, सरकारी खजानों को लूट लिया गया था। और कब हुआ था काकोरी कांड, तो कब हुआ था, 1925 में। और इसमें किसकी प्रमुख भूमिका थी, तो इसमें जैसे एचआरए के सदस्यों के द्वारा। तो अब आपसे पूछ सकते हैं उस टाइम पे एचआरए के जो प्रमुख सदस्य जिनकी काकोरी कांड में भूमिका थी वो कौन कौन थे, तो पहले थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सन्याल, रोशन लाल, राजेंद्र लहेड़ी, अशफाक उल्ला खां, इन सब की क्या थी, काकोरी कांड में प्रमुख भूमिका थी। तो अब किस अगर पूछता है कि अशफाक उल्ला खां को और आपके क्या होते, राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन लाल थे, राजेश लहेड़ी थे, इन सबको क्या होगा, फांसी की सजा दे दी गई थी। और अगर आपसे पूछता सचिन सन्याल जिन्होंने एचआरए की स्थापना की थी, तो इनको क्या किया, आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। तो अगर आपसे पूछते हैं कि जो काकोरी कांड हुआ था इसमें किसको किसको फांसी की सजा मिली थी, तो राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, राजेश लहेरी व अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा मिली थी। किसमें, काकोरी कांड के षड्यंत्र में। अब इसके पश्चात एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी, तो अशफाक उल्ला खां थे। अशफाक उल्ला खां क्या थे, प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी। अब इसी के क्रम में क्या होता है, 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की जाती है। अगर आपसे कभी पूछते हैं कि अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई, तो कब हुई थी, 1926 में। अब इसके पश्चात क्या होता है, आपको 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। अब साइमन कमीशन भारत आता है क्यों, क्योंकि जब मैंने पढ़ाया था कि 1919 में क्या होता है, इसका संयुक्त अधिवेशन होता है कांग्रेस का। उसी टाइम पे क्या होता है, एक बैठक होती है जिसमें कहा जाता है कि कांग्रेस का जो अधिनियम पारित हुआ था उसमें कहा गया था कि हर 10 वर्ष के पश्चात क्या होगा, आर्थिक समीक्षा की जाएगी। ये किसने बोला था, ब्रिटिश सरकार के में बोला कि हर 10 वर्ष पश्चात क्या हम करेंगे, आर्थिक समीक्षा की जाएगी भारत की। तो जब 1919 में अधिनियम पारित हुआ था तो अगली समीक्षा कब की जाएगी, 1929 में। तो अगली समीक्षा आपकी 1929 में होनी थी। लेकिन उसी समय क्या होता है, यूरोप में आम चुनाव पड़ जाते हैं। और यूरोप में जब आम चुनाव पड़ जाते हैं तो क्या होता है, जो समीक्षा 1929 में होनी थी
एक वर्ष पहले होने लगती है। और एक वर्ष पहले होने लगती है मतलब क्या, 1928 में। 1928 में क्या होता है, साइमन कमीशन 7 यूरोपीय सदस्यों के साथ समीक्षा करने के लिए भारत आया। तो आपसे पूछ सकते हैं कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। और साइमन कमीशन की उपाधि थी, नहीं क्या बोलते थे, व्हाइट मैन ऑफ कमीशन कहते थे। क्या कहते थे, व्हाइट मैन ऑफ कमीशन। अब साइमन कमीशन का भारतीय विरोध कर रहे थे। अब साइमन कमीशन का भारतीय विरोध क्यों कर रहे थे, क्योंकि जब साइमन कमीशन आया तो उसके साथ में क्या था, 7 यूरोपीय थे, लेकिन उसमें जो उनकी बैठक थी, मतलब कमीशन की जो नियुक्त किए गए थे पदाधिकारी जो समीक्षा, उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। तो भारतीय विरोध कर रहे थे, आप भारत की समीक्षा करने आए हैं और उसमें किसी भी भारतीय को स्थान नहीं दिया गया, तो आप कैसे समीक्षा कर सकते हैं। इसलिए क्या हो रहा था, इसका विरोध, साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। और साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे जैसे लाला लाजपत राय और प्रमुख नेता क्या थे, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। अब 1928 में जब लाहौर अधिवेशन होता है, इस दौरान क्या होता है, साइमन कमीशन का विरोध करने के कारण सैंडर्स ने लाठीचार्ज करवा दिया। अब जब लाठीचार्ज करवा दिया तो इसमें क्या होता है, लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अब लाला लाजपत राय जब इस लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं तो इसके 2 महीने पश्चात क्या होता है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। अब जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है तो इस समय उन्होंने, लाला लाजपत ने क्या कहा था, मेरे शरीर की एक एक चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत का कील होगी। ये आपसे कई बार लाइन में पूछ सकते हैं किसने बोला था, तो किसने बोला था, लाला लाजपत राय ने। अब आपके क्या होता है, 2 महीने पश्चात लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि भगत सिंह वो बटके सरदत्ती अर्क क्रांतिकारियों के मन में क्या होता है, उनके विद्रोह की भावना का दम होता है कि उन्होंने क्या बदले की भावना का उत्पन्न होती, भावना कि हमें बदला लेना है। उन्हें लगता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई क्योंकि उस लाठीचार्ज में बहुत गंभीर रूप से घायल हो, इसलिए वो क्या करते हैं, सैंडर्स की हत्या करने की योजना बनाते हैं। अब आपको जैसे मैंने बताया था कि क्या होता है, HRA का नाम बदल के भगत सिंह ने क्या रख दिया था, HSRA रख दिया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। जो आपने पढ़ा था कि HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की कानपुर में सचिन सन्याल ने क्या किया था, स्थापना की थी। अब 1928 में भगत सिंह ने HRA का नाम बदल कर HSRA कर दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। अब जब ये HSRA बन गई तो इन्होंने क्या किया था, जैसे मैंने बताया कि अब क्या होता है, सैंडर्स की हत्या करने की योजना बनाई। क्यों, बदला लेने के उद्देश्य से। तो भगत सिंह ने क्या कर दिया, अपने साथियों के साथ गोली मारकर सैंडर्स की हत्या कर दी। अब इन्होंने, भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी। और इसके पश्चात क्या होता है, पब्लिक सेफ्टी बिल पास होता है। अब जब पब्लिक सेफ्टी बिल पास होता है तो इसके विरोध में क्या करते हैं, भगत सिंह वो बटुकेश्वर सरदत्त ने क्या किया, दिल्ली असेंबली में बम फेंका। उस समय जब दिल्ली असेंबली में खाली असेंबली थी तो उस टाइम में क्या किया, भगत सिंह और बटुकेश्वर सरदत्त ने क्या कर दिया, दिल्ली असेंबली में बम फेंक दिया। अब इस सब के कारण क्या हो जाता है, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कौन कौन से, 23 मार्च 1931 को। अब जब इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया तो इसके पश्चात क्या होता है, 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह व राजगुरु, इन तीनों को क्या होता है, फांसी की सजा दी गई। अगर आपसे कभी पूछते हैं कि सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई, तो कब दी गई थी, 23 मार्च 1931 को। अब चलिए इसी के बाद हम पढ़ते हैं कि आपकी नेहरू रिपोर्ट बनती है। नेहरू रिपोर्ट कब बनती है, 1928 में। अगर आपसे कभी पूछते हैं नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता किसने की थी, तो नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने। किसने की थी, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता की। नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि भारत को 1 वर्ष के अंदर डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं किया तो पूर्ण स्वराज की मांग हुई। एक्चुअली जो नेहरू रिपोर्ट बनी, उन्होंने क्या कहा कि अगर आप हमें भारत को 1 वर्ष के अंदर डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दीजिए, अगर आप नहीं देंगे तो क्या होगा, फिर हम भारत में पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। ये किस रिपोर्ट में कहा गया, तो ये आपके किस में कहा गया था, नेहरू रिपोर्ट में। अब इसके पश्चात क्या होता है, आपका 1 वर्ष बीत जाता है, लेकिन क्या होता है, भारत को डोमिनियन स्टेट का कोई दर्जा नहीं होता। तो आपको 1929 में क्या होता है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। अब जब कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने क्या किया, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी, क्योंकि कांग्रेस ने अपने नेहरू रिपोर्ट में कहा था कि अगर 1 वर्ष के अंदर आप डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग रखेंगे। अब लेकिन 1 वर्ष बीत जाता है, उधर से ब्रिटिश सरकार की तरफ से कोई आदेश या कोई भी समाधान या कुछ भी उत्तर नहीं आता, प्रत्युत्तर। तो क्या करते हैं, 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में इन्होंने, कांग्रेस ने क्या किया, पूर्ण स्वराज की मांग रखी। अगर आपसे पूछते हैं कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी, तो किस में रखी थी, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में।
और कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन हो उसकी अध्यक्षता जरूर याद रखें कि किसने की थी। जैसे कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस को 1916 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? क्योंकि जिस अधिवेशन में महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई उस अधिवेशन की अध्यक्षता से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपका जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हो, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। और लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या किया? पूर्ण स्वराज की मांग रखी। और पूर्ण स्वराज की मांग रखने के साथ साथ क्या हो, जवाहरलाल नेहरू ने नौग्रहित तिरंगा को रावी नदी के तट पर फहराया। तो आपसे पूछ सकते हैं कि रावी नदी के तट पर नौग्रहित तिरंगा किस अधिवेशन में फहराया गया था? तो किसमें? लाहौर अधिवेशन में। इसके पश्चात क्या होता है? इसीलिए क्या होता है 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। अगर आपसे कभी पूछते हैं कि प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया, तो प्रथम स्वाधीनता दिवस आपका 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। अब इसके पश्चात क्या होता है? 1930 में आपकी दांडी यात्रा होती है महात्मा गांधी के द्वारा। अब दांडी यात्रा कब प्रारंभ होती है, कब से कब तक चलती है? अगर आपसे कभी पूछते हैं तो दांडी यात्रा क्या होती है आपकी 12 मार्च को प्रारंभ होती है और 6 अप्रैल को समाप्त होती है। गांधी जी ने क्या किया? अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित आश्रम, जैसे मैंने आपको जब गांधी जी पढ़ाया था तो उन्होंने क्या किया? साबरमती में अपने आश्रम की स्थापना की। ये अपने आश्रम से 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। अब दांडी के लिए प्रस्थान क्यों किया? क्योंकि नमक कानून तोड़ा। उस समय क्या किया था? अंग्रेजी सरकार ने नमक पर भी कर लगा दिए थे, जिसके विरोध में गांधी जी ने क्या किया? दांडी यात्रा की। और गांधी जी ने यात्रा कितने दिनों में पूरी की? अगर कभी पूछते हैं तो गांधी जी ने 24 दिन में दांडी यात्रा पूरी की। और जब ये 12 मार्च 1930 को चले थे तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचकर वहां पे क्या करती है? तो नमक कानून को तोड़ा। तो अगर आपसे कभी पूछते हैं कि नमक कानून को गांधी जी ने कब तोड़ा, तो कब तोड़ा था? 6 अप्रैल 1930 को। अगर ये पूछते हैं दांडी यात्रा कितने दिनों में पूरी हुई थी, तो दांडी यात्रा आपकी 24 दिन में पूरी हुई थी। अब इसके पश्चात क्या होता है? सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? जो नमक सत्याग्रह गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, इसकी तुलना की थी नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की यात्रा की। जो नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की यात्रा हुई थी, जो आप उसमें क्या करेंगे? विश्व इतिहास में जब पढ़ेंगे तब आप इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्होंने तुलना की थी किसने? सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? तुलना इसकी की थी नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से। अगर आपसे कभी पूछता है कि गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना उसके नेपोलियन के एल्बा पेरिस यात्रा से किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। या आपसे ऐसे पूछ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना किस यात्रा से की थी? तो किससे की थी? नेपोलियन के एल्बा पेरिस यात्रा से। ठीक है। अब इसके पश्चात क्वेश्चन, गांधी जी ने जब वहां पे गांधी जी ने क्या किया? दांडी में तो नमक कानून तोड़ लिया। उसके पश्चात क्या होता है? गांधी जी जाके धरसाना में जाके नमक कानून तोड़ते हैं। कहाँ पे तोड़ते हैं? धरसाना में। और धरसाना में ही क्या होता है? गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर इसके पश्चात जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए तो नमक कानून की जो इनका कमान चल रही थी, उसकी कमान कौन संभालता है? जो नमक कानून की कमान थी, इनके घर से सरोजनी नायडू, बदरुद्दीन तैयब, इमाम साहब व खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने क्या किया? नमक कानून की कमान संभाली। क्योंकि क्या होता है? धरसाना में जाते ही क्या होता है? जैसे वहाँ पे नमक कानून तोड़ते, वहीं पे अंग्रेजी सरकार क्या करती है? महात्मा गांधी को गिरफ्तार करवा लेती है। अब जब इनका गिरफ्तार होती है, क्या होता है? सरोजनी नायडू, बदरुद्दीन तैयब, इमाम साहब व खान अब्दुल खान, इन्होंने क्या किया? नमक कानून की कमान संभाली। अब इसके पश्चात आपका क्या होता है? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आपसे पूछते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ होता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत क्या होता है? एक लगाया था, आंदोलन भी चलाए थे। उसका तात्पर्य क्या था? चौकीदार कर ना अदायगी आंदोलन। इसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया था? ब्रिटिश सरकार का, अंग्रेजी सरकार का कोई भी सहयोग नहीं कर रहे थे। उनके जो भी मतलब निर्णय थे उन सब का विरोध कर रहे थे, लेकिन कैसे? अहिंसा के साथ। गांधी जी ने जो भी किया अहिंसा के साथ किया। साफ विनय, साथ में मतलब कोई अहिंसा नहीं किया, साफ विनय, विनम्रता पूर्वक हमें क्या करना है? उनका आदेश का पालन नहीं करना। इस यही तात्पर्य क्या होता है? सविनय अवज्ञा। तो इसके अंतर्गत इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, चौकीदार कर ना अदायगी, कि मतलब इन्होंने कहा कि अंग्रेजी सरकार को किसी भी क्षेत्र में हम कर नहीं प्रदान करेंगे। अगर आपसे कभी पूछते सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? तो 1930 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत एक और आंदोलन कौन सा चलाया गया था? चौकीदार कर ना अदायगी आंदोलन। ठीक है। इसके पश्चात क्या होता है? 8 मार्च 1931 को क्या होता है? गांधी इरविन पैक्ट होता है।
गांधी इरविन पैक्ट को क्या मतलब दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। अब जब दिल्ली समझौता उसके अंदर क्या समझौता होता है कि गांधी जी क्या हुए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी तैयार हो गए तथा इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की मांग की गई। तो ये दो बातों के साथ क्या होता है, दिल्ली समझौता संपन्न होता है। पहली बात क्या होगी, गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देंगे। दूसरा, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, आपको गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं, ऐसे दिल्ली समझौता या गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे एग्जाम में कोई भी पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था या गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, या ऐसे पूछ सकते हैं किस पैक्ट के तहत गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हुए थे। आपका जो हुआ था असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन किस समझौता के तहत स्थगित किया था गांधी जी ने, तो किसके तहत किया था, गांधी इरविन समझौता के तहत। अब चलिए पढ़ लेते हैं गोलमेज सम्मेलन। आपके 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। अगर आपसे कभी पूछते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था, तो किसने लिया था, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और आपके महात्मा गांधी ने किस सम्मेलन में भाग लिया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, क्योंकि आपका जो दिल्ली समझौता हुआ उसमें यही तो हुआ था कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देंगे। अब चलिए लेकिन पहले पढ़ लेते पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। तो आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को लंदन में हुआ था। इसमें क्या किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। फिर आपका होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है, 1931 में हुआ। इसमें किसने, कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया और महात्मा गांधी ने क्या किया, इसमें भाग ले लिया। इसके पश्चात क्या होता है, यहाँ से असंतुष्ट होकर चले जाते हैं महात्मा गांधी और जाके क्या करते हैं, पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं महात्मा गांधी। इसके पश्चात आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है, 1932 में। तो इसमें आपसे यही 2-3 पॉइंट है आपको याद रखना। पहला क्या होता है, अगर कभी पूछता है कि भारत की तरफ से तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो किसने लिया था, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। या महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो महात्मा गांधी ने किया लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, आपका 1931 में हुआ। इसके पश्चात क्या होता है, आपका पूना समझौता होता है। पूना समझौता कब होता है, पूना समझौता एक्चुअली क्या होता है, 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड ने, इन्होंने क्या किया, कैम्पनुअल अवार्ड, जिसे क्या बोलते हैं, सांप्रदायिक पंचायत भी कहते हैं, जारी किया। तो आपसे पूछ सकते हैं कि सांप्रदायिक पंचायत या कैम्पनुअल अवार्ड कब जारी हुआ, तो कब हुआ, 16 अगस्त 1932 को। इस अवार्ड के तहत क्या हुआ कि विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचार्ट जारी किया गया। अब इन्होंने कहा कि क्या किया, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक पंचार्ट, जिसे आप कैम्पनुअल अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, ये जारी किया, जिसमें कहा इन्होंने दलित तथा मुसलमानों के लिए क्या किया, पृथक निर्वाचन व्यवस्था लागू कर दी। किसने लागू की थी, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपना जो सांप्रदायिक पंचार्ट जारी किया। अब जब क्या हो रहा था, दलितों के लिए तथा मुसलमानों के लिए, दोनों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था लागू कर दी, तो इससे भारत के नेताओं को लगा कि ये तो क्या करे, बांटने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्हें हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश कर रहे थे, जैसे आपने बंगाल विभाजन से ही पढ़ा, तो क्या करे, हिंदू मुसलमान को अलग अलग बांटने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि क्या होता है, अलग होने पर इनकी शक्तियाँ क्या हो रही, छीड़ होती चली जा रही थी। अब इन्होंने क्या किया, दलितों को भी अलग बांटने की कोशिश की, इसका विरोध किया। जैसे आपके महात्मा गांधी ने कैम्पनुअल अवार्ड का विरोध किसने किसने किया था, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद व सिराज गोपालाचारी, ये सब आपके क्या थे, प्रमुख नेता थे, जिन्होंने कैम्पनुअल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत का विरोध किया। आज जब आपका कैम्पनुअल अवार्ड का विरोध किया जा रहा था, तभी क्या होता है, 26 सितंबर 1930 को महात्मा गांधी व डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक समझौता होता है, जिससे क्या कहते हैं, पूना समझौता। आप यह समझ के, पूना समझौता क्या होता है, जो कैम्पनुअल अवार्ड जारी हुआ। अब कैम्पनुअल अवार्ड में क्या होता है, दलितों के लिए तथा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था लागू कर दी। अब जब पृथक निर्वाचन व्यवस्था लागू की थी, उसका क्या, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, सिराज गोपालाचारी, ये सब क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, क्योंकि इससे क्या हो रहा था कि भारत की शक्ति छीड़ हो रही थी। पहले उन्होंने भारत में हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश की, अब फिर क्या कर रहे थे, हिंदुओं को भी हिंदू और दलितों में अलग अलग बांटने की कोशिश कर रहे थे, जिसका इन सब ने विरोध किया। आज जब इन सब ने बहुत बड़े स्तर पर विरोध किया, तो क्या हुआ,
26 सितंबर 1930 को क्या होता है, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव की अध्यक्षता में एक आपका समझौता होता है। उस समझौता को क्या बोलोगे, पूना समझौता। अब इस समझौता के अंतर्गत क्या हुआ, तो दलितों और प्रथम निर्वाचन व्यवस्था समाप्त हो गई। जिन्होंने क्या किया था, कैम्यूअल अवार्ड में प्रथम निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की थी और इसको क्या कर दिया गया, पूना समझौता में समाप्त कर दिया गया। तो आपसे पूछ सकते हैं कि पूना समझौता कब हुआ था, तो पूना समझौता 26 सितंबर 1930 को हुआ था। किसके विरोध में हुआ था, अगर पूछता है कि किसके मतलब किस चीज़ को समाप्त करने के लिए, तो क्या हुआ था, जिन्होंने सांप्रदायिक पंचायत जारी किया था, जिसके अंदर पृथक निर्वाचन व्यवस्था लागू कर दी, उसको समाप्त करने के लिए जो एक समझौता हुआ था, पूना समझौता, उसे क्या कहते हैं, पूना समझौता कहते हैं। ये कब हुआ था, 26 सितंबर 1930 को हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, पूना समझौते की, तो महात्मा गांधी व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। अब इसी के पश्चात क्या होता है, आपको 1939 में चुनाव होता है, जिसमें क्या किया, सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाली सीतारामैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। पट्टाल सीतारामैया के पद उसको प्रत्याशी के रूप में अनुमोदन किया तो महात्मा गांधी ने, लेकिन ये क्या करते, सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाल सीतारामैया को पराजित कर दिया और क्या करते, स्वयं कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। इसी समय क्या होता है, इसके पश्चात जब आपने वहाँ पढ़ा था कि क्या हो रहा था, मेयर बनने का अधिकार मिल रहा है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसी तरह से क्या हो रहा है, सब मेयर बन रहे थे। तो अगर आपसे पूछते उसी समय क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस कोलकाता के मेयर बने और इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने एक ब्लॉक की स्थापना की थी, कौन सी, फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अब चलिए आगे पढ़ते हैं कि 1939 में आपका क्या होता है, अगस्त प्रस्ताव पारित होता है। अगस्त प्रस्ताव क्यों पारित होता है, क्योंकि 1939 में ही क्या होता है, आपका द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अब जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है तो अंग्रेज सरकार क्या करती है, भारतीयों से सहयोग की अपील करती है कि मतलब सहयोग करें। अब जब सहयोग की बात की जाती है कि भारतीयों को उनको सहयोग करना है, तो कांग्रेस ने क्या किया, एक प्रस्ताव उनके सामने रखा। उन्होंने कहा कि हम आपका सहयोग करेंगे युद्ध में, लेकिन क्या करें, भारत को स्वतंत्र राज्य घोषित किया जाए। कांग्रेस ने कहा कि हम आपको द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग करेंगे तो आप भारत को स्वतंत्र राज्य घोषित किया जाएगा। अब जब ये प्रस्ताव कांग्रेस ने उसके सामने रखा तो उस समय जो वायसराय थे आपके, उस समय वायसराय थे आपके लॉर्ड लिथगो। कौन थे, लॉर्ड लिथगो आपके वायसराय थे। उन्होंने क्या किया, कांग्रेस के प्रस्ताव के प्रति उत्तर में, जो कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा, इसके प्रत्युत्तर में एक प्रस्ताव पारित किया, जिससे क्या बोलते हैं आप, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हो। अब अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत इन्होंने क्या कहा कि हम, इन्होंने जिससे कांग्रेस ने क्या मांगा था कि भारत को हम स्वतंत्र घोषित कर दिए। तो लॉर्ड लिथगो ने क्या किया, जो प्रस्ताव दिया उसमें इन्होंने कहा कि हम भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे तथा शर्मा आपके संविधान निर्मात्री सभा का गठन कर देंगे तथा कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या में वृद्धि करने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि हम भारत को डोमिनियन स्टेट का भी दर्जा दे देंगे तथा संविधान निर्मात्री सभा का भी गठन कर देंगे तथा जो कार्यकारिणी बनेगी उसमें भी क्या करेंगे, भारतीयों की संख्या में वृद्धि करने की बात की। ये किसने बोला, लॉर्ड लिथगो ने। इन्होंने कहा कि क्या बोला, जब आपका जो अगस्त प्रस्ताव आया, अगस्त प्रस्ताव क्यों आया, जब उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया तो इन्होंने समर्थन मांगा कि युद्ध में सहयोग प्रदान करें। तो कांग्रेस ने कहा कि हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन आप क्या करें, भारत को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दें। अब ये क्या हो रहा था, ये स्वतंत्र राज्य घोषित न करने के स्थान पे इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे और क्या करेंगे, आपके संविधान निर्मात्री सभा का भी गठन कर देंगे और जो कार्यकारिणी परिषद बनती उसमें भी भारतीयों की संख्या में वृद्धि कर देंगे। यही सब प्रस्ताव आपको इसमें पारित हुआ, अगस्त प्रस्ताव में। इसके पश्चात क्या हुआ, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ होता है। महात्मा गांधी ने जिन्हें क्या किया, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। अब इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो आपके विनोबा भावे थे। अगर आपसे कभी पूछते हैं कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे, किस आंदोलन के, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के, तो आपके थे विनोबा भावे। इसके पश्चात जवाहरलाल नेहरू द्वितीय सत्याग्रही बनते। इसके पश्चात अलग अलग प्रमुख नेता आते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछते हैं प्रथम सत्याग्रही कौन थे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के, तो आपके थे विनोबा भावे ने। विनोबा भावे क्या थे, आपके संस्कृत के एक अध्यापक थे। इसके अलावा विनोबा भावे की कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिससे गांधी जी का आध्यात्मिक शिष्य किसको बोले जाते हैं, विनोबा भावे को बोले जाते हैं। अगर आपसे कभी पूछते हैं गांधी जी का आध्यात्मिक शिष्य किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं, विनोबा भावे को। इसके बाद 1954 में विनोबा भावे ने एक आंदोलन चलाया था, कौन सा, भूदान आंदोलन।
तो आपसे पूछ सकते हैं कि भूदान आंदोलन किसने चलाया था, तो किसने चलाया था, विनोबा भावे ने। जिसमें क्या करते थे, विनोबा अमीरों से जमीन लेके गरीबों में दान करते थे। यह आंदोलन कौन सा था, भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन किसने चलाया था, तो किसने चलाया था, विनोबा भावे ने। और जो आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। अगर आपसे कभी पूछते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ, तो 1940 में हुआ था। इसके पश्चात क्या होता है, 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की। आपको क्या होता है, 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता किसने की, मोहम्मद अली जिन्ना ने की। और इसी समय इन्होंने क्या कर दिया, पृथक पाकिस्तान की मांग कर दी। किसने की, मोहम्मद अली जिन्ना ने। किस अधिवेशन में, तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। और मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन कब हुआ, तो आपको 1940 में हुआ। अब इसके पश्चात क्या होता है, आपका भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ होता है, तो 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। तो आपसे पूछते हैं कि कांग्रेस ने कहाँ पर प्रस्ताव पारित किया था, तो वर्धा शहर में। वर्धा शहर में कौन सा प्रस्ताव, अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। और 7 अगस्त को क्या हुआ, 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस की एक बैठक हुई। अगर आपसे पूछता है कि कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई, तो बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस की बैठक हुई, जहाँ पे गांधी जी ने एक नारा दिया, करो या मरो। जिससे आपसे पूछ सकते हैं कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। ये किस आंदोलन के समय दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। कहाँ पे दिया था, तो कहाँ पे दिया था, 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में दिया था। कौन सा नारा दिया था, करो या मरो का नारा। इसके पश्चात क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या होता है, महात्मा गांधी को और प्रमुख नेता जी जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, इन सबको क्या कर दिया था, गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के साथ साथ क्या करती है अंग्रेजी सरकार, इनको अलग अलग स्थान पे रखती है। जैसे क्या होता है, महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा, जवाहरलाल नेहरू को अल्मीडा में रखा। इसी तरह से क्या होता है, जब प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है, तो क्या होता है, जब प्रमुख नेता की गिरफ्तारी हो जाती है, तो भारत छोड़ो आंदोलन की कमान सुचेता कृपलानी व राम मनोहर लाइट ने संभाली थी। किसने, राम मनोहर लाइट ने संभाली थी। अगर आपसे पूछते हैं कि इस समय जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है, तो इसकी कमान किसने संभाली थी, सुचेता कृपलानी व राम मनोहर लाइट ने संभाली थी। अब इसी समय क्या होता है कि आपके 1944 में महात्मा गांधी जेल से रिहा हो जाते हैं। अब आपसे पूछते हैं कि महात्मा गांधी जेल से कब रिहा होते हैं, तो 6 अगस्त 1944 को क्या होता है, महात्मा गांधी 6 मई 1944 को महात्मा गांधी जेल से रिहा हो जाते हैं। अब जब जेल से रिहा हो जाते हैं, तो इस समय क्या होता है, आपको 1945 में वेवल योजना आती है। अब वेवल योजना क्या होती है, शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें उन्होंने क्या किया, एक योजना प्रस्तुत की, जिसे क्या बोलते हैं, वेवल योजना। क्योंकि जब इन्हें ब्रिटिश अंग्रेजी सरकार को लगा कि क्या हो रहा है, भारतीयों के मन में बहुत ज़्यादा असंतोष व विद्रोह की भावना हो चुकी है, तो इन्होंने क्या किया, भारतीयों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से एक योजना पालाई, जिससे आप क्या बोलते हैं, वेवल योजना। वेवल योजना में इन्होंने क्या किया कि वायसराय व प्रधान सेनापति के अतिरिक्त अन्य जो भी पद होंगे वायसराय परिषद के, वो सभी सदस्य क्या होंगे, भारतीय होंगे। उन्होंने कहा कि जो आपका वायसराय का पद होगा और वो प्रधान सेनापति का पद होगा, इन दोनों पदों के छोड़ के अन्य जो कार्यकारिणी परिषद के पद होंगे, उसमें क्या होंगे, सभी मस्त भारतीय नियुक्त किए जाएंगे। ये किसमें हुआ था, वेवल योजना में। अब लेकिन इसमें क्या होता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में विवाद हो जाता है। विवाद क्यों होता है कि मुस्लिम कहती है कि जितने भी सदस्य नियुक्त किए जाएंगे वो क्या होंगे, मुस्लिम लीग के सदस्यों के द्वारा निर्वाचन किया जाएगा, जिसका क्या होता है, वेवल योजना में अस्वीकार कर दिए जाते हैं। क्योंकि क्या हो रहा था, इससे और भी असंतोष की भावना हो रही है, जिसके कारण क्या होता है, वेवल योजना आपकी असफल हो जाती है और इसे समाप्त करना पड़ता है। और इसी समय 1946 में क्या होता है, वायुसेना के सैनिकों ने भी क्या कर दिया, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। इससे क्या हो रहा था, भारत में बहुत बड़े स्तर पर विद्रोह हो रहा था। अब ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्या किया, तो वायुसेना के आपके जितने सैनिक थे उन्होंने भी क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब इसी के पश्चात क्या होता है, आपको 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। जनवरी 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारतीय नेताओं से अनौपचारिक विचार विमर्श एक संसदीय दल भारत भेजने का निश्चय किया। आपके क्या होता है, जनवरी 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय नेताओं से अनौपचारिक रूप से विचार विमर्श के लिए एक दल भेजने की बात की। जो क्या होता है, आपका दल आता है जिसे आप बोलेंगे कैबिनेट मिशन।
अब कैबिनेट मिशन जब भारत आते तो उन्होंने एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें क्या होता है कांग्रेस के तथा मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल हुए। तो ये सम्मेलन उन्होंने कहाँ पे आयोजित किया, शिमला में किया। लेकिन जो सम्मेलन हुआ तो इसमें भी क्या हो रहा था, सर्वसम्मत से निर्णय नहीं हो पा रहे थे। ना कांग्रेस एक विचार में प्रस्तुत हो पा रही थी, ना ही मुस्लिम लीग। दोनों की क्या हो रहा था, विचारधारा में बहुत अंतर हो गया था, जिससे सर्वसम्मत से निर्णय नहीं हो पाए। जब सर्वसम्मत से निर्णय नहीं हो पाया तो कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपने कुछ प्रस्ताव की घोषणा कर दी। ये जो निर्णय लाए थे सर्वसम्मत से देना चाहते थे, लेकिन क्या होता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में आपस में क्या हो रहा था, विचारधारा में बहुत ज़्यादा मतभेद हो गया था, जिससे एक निर्णय पे दोनों सहमत हो नहीं पा रहे थे। इसी कारण क्या होता है, कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को एक प्रस्ताव की घोषणा कर दी। अब इसी के पश्चात क्या होता है, आपका ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली की घोषणा होती है। आपके जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 से पहले उत्तरदायी लोगों की सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत को छोड़ दिया जाएगा। तो किसने घोषणा की, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि हम 20 फरवरी 1947 से पहले अंग्रेज भारत को छोड़ देंगे। और जवाहरलाल नेहरू ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया। किसको बताया, जिन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की, इसको जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐतिहासिक निर्णय बताया। इसके पश्चात आपके क्या होता है, 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम को संसद में कब पारित हुआ था, इंग्लैंड की संसद में। तो ये आपका 4 जुलाई 1947 को इंग्लैंड की संसद में पारित हुआ। अब 4 जुलाई को पारित हुआ, इसके पश्चात क्या होता है, 18 जुलाई को क्या होता है, ब्रिटिश साम्राज्य ने इस अधिनियम पर हस्ताक्षर कर दिया। किस अधिनियम पर, तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम पर जब हस्ताक्षर हो गया तो इस अधिनियम की कुछ बातें थी। जैसे इन्होंने कहा कि भारत को क्या होगा, 2 अधिराज्य में विभाजित कर देंगे। 2 अधिराज्य कौन कौन से बनते हैं, भारत और पाकिस्तान। दोनों अधिराज्यों को क्या होगा, अपनी विधानसभा, अपना संविधान बनाने का अधिकार होगा। उन्होंने कहा कि जो 2 अधिराज्य होंगे वो अपने अपना संविधान बना सकते हैं, अपनी विधानसभा बना सकते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि अंग्रेज सरकार जाते जाते भी उन्होंने क्या किया, तो भारत में 2 फूट डाल के चली गई, जिसका परिणाम क्या होता है, भारत और पाकिस्तान पृथक पृथक देश बन जाते हैं। और इन्होंने कहा कि जब तक आप दोनों देशों का नया संविधान नहीं बन जाता तो नवीन संविधान के निर्माण तक क्या होता है, 1935 का जो अधिनियम आया था उसी के अनुसार शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलती रहेगी। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो देसी रियासतें बच रही थी, जैसे आपकी जो देसी रियासतें होती जैसे कश्मीर हो गई, इस सब का विलय आप देखेंगे आगे। इन दोनों में क्या होता है, जब रियासतें, उन्होंने कहा कि रियासतें चाहे तो भारत में मिल जाए, चाहे पाकिस्तान में मिल जाए, चाहे तो अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर सकते हैं। ये किसमें बोला कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम में 1947 के। इस तरह से क्या होता है, आपको 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिल जाती है। इस तरह से आज आपका आधुनिक भारत के जो इम्पोर्टेंट वीडियो थे उसको मैंने कवर कर लिया। इस तरह से आपको पूरे इतिहास का रिवीजन हो गया। इस तरह से आप अगर इससे पहले की सीरीज के वीडियो आपने नहीं देखे तो सारी वीडियो देख लीजिए तथा इनके अपने राइटिंग से कुछ नोट्स जरूर बना लीजिए। और अगर आपको PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसको लेट्स स्टार्ट स्टडी को सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको सारे, उसमें क्या होता है, PDF फॉर्म में नोट्स मिल जाते हैं। लेकिन आप थोड़े बहुत नोट्स अपने खुद के ज़रूर बनाइए, क्योंकि क्या होता है जब आप खुद के नोट्स बनाते हैं तो समराइज करके बनाते हैं, क्योंकि इसमें जो चीज़ें याद हैं सिर्फ उसी को पॉइंट टू पॉइंट लिख लेंगे। तो एक बार आप अपनी खुद की हैंड राइटिंग से समराइज करके छोटे से नोट्स बना लीजिए। उसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल से PDF को पूरा पढ़ लीजिए और एक बार वीडियो देख लीजिए। इस तरह से आप जब पूरी सीरीज देखेंगे आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और इसी तरह से हमारे चैनल में बायो की रिवीजन सीरीज दी जा चुकी है और हम बहुत जल्दी अब हम पॉलिटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद हम ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपके जो BE एग्जाम के लिए जितने भी GS सेक्शन है उसको आपको पूरी तरह से कवर करेंगे। तो आप ये रिवीजन सीरीज देखते रहिए और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।